अगर ट्रिपल सी टॉप करना आपका भी है मिशन तो हर शाम 8 बजे तैयार रखिए अपना आसन। जी हाँ साथियों, मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम ट्रिपल सी फरवरी मार्च 2024 एग्जामिनेशन के लिए 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ एग्जाम देने से पहले आप सभी लोग हमारी ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। यह ट्रिपल सी फरवरी 2024 एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने इस क्लास में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है टॉपिक टू टॉपिक, तो इस क्लास को देखना मत भूलिएगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, हमारी वेबसाइट abhayexcel.com को विजिट करिए, ई बुक के सेक्शन पर क्लिक करिए और यहाँ पर हमारी जो बेस्ट ई बुक हैं इनका यहाँ पर सेक्शन दिया गया है। क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिए। वीडियो के नीचे लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। आज का पहला प्रश्न है, एक माइक्रो कंट्रोलर में कम से कम निम्न में से कौन सा होना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ माइक्रो कंट्रोलर एटलीस्ट शुड कंसिस्ट ऑफ? मतलब निम्न में से माइक्रो कंट्रोलर में क्या होना चाहिए? सीपीयू, रोम, आईओ पार्ट्स एंड टाइमर्स। अब यहां पर आईओ का फुल फॉर्म क्या होता है यह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता है कि आईओ का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, आईओ का फुल फॉर्म होता है क्या? इनपुट आउटपुट। क्या होता है? इनपुट आउटपुट। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है रैम, फिर रोम, आईओ पार्ट्स एंड टाइमर्स। रैम का फुल फॉर्म क्या है यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसी बात आती है रोम की, तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों क्या हैं? प्राइमरी मेमोरी के ही पार्ट्स हैं। तीसरा ऑप्शन है सीपीयू, रैम, आईओ पार्ट्स एंड टाइमर। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में सीपीयू का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब कभी पढ़ा नहीं तो आपको उसके बारे में नॉलेज भी नहीं है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। कंप्यूटर का दिल और कंप्यूटर का दिमाग दोनों आपका सीपीयू है। अब सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं यह भी मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूं। जब भी आप क्लासेस को अटेंड करिए, साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर सकें, ताकि अच्छे से रिवाइज आप कर सकें। अब देखिए, सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं। अगर एक डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझाऊं तो यहां पर आप डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं कि कैसे हमारा सिस्टम वर्क करता है। यहां पर देखिए, मान लीजिए ये क्या है? आपका एक इनपुट डिवाइस होगी। ये क्या हो जाएगी? आपकी इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस के द्वारा आप जो भी डेटा है वो दोगे किसको? सीपीयू को। ये जो पोर्शन है वो क्या है? आपका सीपीयू है। ठीक है। अब सीपीयू क्या करेगा? जो भी आपने इनपुट दिया है, इस इनपुट पर प्रोसेस करके क्या प्रदान करेगा? आउटपुट देगा। तो ये क्या है? आपकी आउटपुट डिवाइस। ठीक है। इस प्रकार से आप बेसिक स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं कि आपकी इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन है वो आप सीपीयू को प्रोवाइड करेंगे। सीपीयू उस पर इंफॉर्मेशन करेगी, मतलब उस पर प्रोसेस करेगी, प्रोसेस करके आउटपुट को दे देगी। तो आउटपुट डिवाइस के द्वारा हमें रिजल्ट भी मिल जाएगा। अब सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं यह भी आप जान लीजिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो सीपीयू के होते हैं आपके 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला होता है एएलयू। क्या होता है? एएलयू। दूसरा होता है सीयू और तीसरा होता है दोस्तों एमयू। एएलयू, सीयू और एमयू याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है एएलयू का फुल फॉर्म, और सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, और एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट।
अब यहां पर बात आती है एएलयू की। तो एएलयू का फुल फॉर्म मैंने बताया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके भी दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं एएलयू के भी। कौन कौन से? एक पार्ट है इसका एयू। कौन सा? एयू। और दूसरा कौन सा है? एलयू। अब एयू का मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और एलयू का मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है ना। जस्ट टाइम जोकिंग, थोड़ा एंजॉय के साथ पढ़िए, मजा आएगा। तो एयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक यूनिट। मीन्स कंप्यूटर में जो भी यूनिट आपकी सिर्फ और सिर्फ अंक गणितीय कैलकुलेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन करती है, जैसे प्लस है, सब्सट्रैक्ट है, डिवाइड है, प्रोडक्ट है, तो वो एयू के द्वारा होता है, वो अर्थमेटिक यूनिट कहलाती है। और जो लॉजिकल कैलकुलेशन करता है, लॉजिकल, ठीक है, तो लॉजिकल को क्या बोलते हैं? आपका एलयू बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एलयू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर ये पूछा है कि माइक्रो कंट्रोलर में निम्न में से क्या होना चाहिए? तो उसमें आपका सीपीयू होना चाहिए, रैम होना चाहिए, रोम होना चाहिए, आईओ पार्ट्स होना चाहिए और टाइमर होना चाहिए। ये उसके मेन कंपोनेंट्स, कम से कम इतना तो रहना ही चाहिए उसमें। ठीक है, समझ गए? जहां पर भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नहीं तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस 4.0.3 में कितनी भाषाओं का समर्थन किया जाता है? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर सपोर्टेड इन लिब्रे ऑफिस 4.0.3? 75, 70, 80 या फिर 40? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की एक यूनिक क्लास कराई है, लिब्रे ऑफिस की मैराथन क्लास। तो उस महामैराथन क्लास को भी आप जरूर देख लीजिएगा। और यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 40। ठीक है, लिब्रे ऑफिस 4.0.3 में 40 भाषाओं का सपोर्ट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन आईएसओ द्वारा प्रमाणित भारत का पहला बैंक है? बताइए, आईएसओ द्वारा प्रमाणित भारत का पहला बैंक कौन सा है? यूको, केनरा, आंध्रा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? बैंकिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। आपका जो चैप्टर 8 है वो यही है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केनरा बैंक। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। कब हुआ था? लगभग ये 1996 में। ठीक है, अब नेक्स्ट। बायोमेट्रिक डिवाइस क्या कार्य करती है? हाउ डज अ बायोमेट्रिक डिवाइस वर्क? कंप्यूटर के वायरस की तलाश करती है, वायरस को नष्ट करती है, कंप्यूटर की सुरक्षा या अधिकृत व्यक्ति की पहचान? अधिकृत व्यक्ति का मतलब होता है वेरीफाइड पर्सन, है ना, जो एथोराइज पर्सन है उसकी पहचान बताना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। बायोमेट्रिक डिवाइस यही काम करती है कि मान लीजिए जैसे आपका आधार कार्ड से फिंगर को वेरीफाई करना है ना, या फिर किसी एथोराइज पर्सन की, किसी पर्सन को एथोराइज कर दिया गया, तो उसका मैचिंग करना है कि ये पर्सन वही एथोराइज पर्सन है या फिर नहीं। तो बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से आसानी से यह कार्य किया जा सकता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंपाइलर डिजाइन का एक चरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज या स्टेप ऑफ अ कंपाइलर डिजाइन? बताइए, कंपाइलर डिजाइन का कौन सा एक चरण है? तो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर भी है, कोड जनरेटर भी है, सेमेंटिक एनालिसिस भी है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, यूटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, यूनिवर्सल ट्रांजैक्शन रेफरेंस, यूनिफाइड ट्रांजैक्शन रेफरेंस या ऑल ऑफ दीज? यूटीआर। देखिए, अगर आप कोई भी पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के बाद जब भी आपका पेमेंट सक्सेस होता है या
मान लीजिए फेल भी हो जाता है, तो वहां पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है जिसके माध्यम से आप ट्रैक कर सकते हो अपने पेमेंट को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। यूटीआर का फुल फॉर्म यही होता है। ट्रिपल सी एग्जाम में काफी सारे फुल फॉर्म्स भी आप सभी को देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट, OLX निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? B2C, C2B, C2C या B2B? OLX काफी सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत बार ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो बताइए OLX क्या है? OLX को विजिट करना है तो वेबसाइट क्या है? OLX.com है, वहां से आप इसको विजिट कर सकते हो। यहां पर यह पूछा है कि भाई OLX किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? B2C में, C2B में, C2C में या B2B में? OLX है क्या? अगर आप देखें तो एक प्रकार से डोमेसियल ऑनलाइन मार्केट प्लेस है ना, जहां पर आप सामान खरीद सकते हो, बेच सकते हो, है ना। तो इसकी खोज कब हुई, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा सकता है कि भाई OLX कब बना, है ना, इस प्लेटफॉर्म को कब डेवलप किया गया। तो 2006 में इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया था और प्रेजेंट टाइम पर लगभग 30+ कंट्रीज में OLX का उपयोग हो रहा है। ठीक है, अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C2C। ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर सर्विस है ना, कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर सर्विस है। मतलब यहां पर सामान भी आपका, रेट भी आपका, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सामान अगर आपकी जरूरत में नहीं है तो बेच सकते हैं, किसी दूसरे को जरूरत है तो OLX के माध्यम से खरीद भी सकता है। तो C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब ट्रिपल सी एग्जाम में सभी के फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। B2C, C2B, B2B क्या होता है इसका फुल फॉर्म? तो B2C का फुल फॉर्म जैसे बिजनेस टू कंज्यूमर, क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। C2B कंज्यूमर टू बिजनेस और B2B बिजनेस टू बिजनेस, जहां पर एक बिजनेस का संबंध दूसरे बिजनेस से होता है। मतलब जैसे एक कंपनी दूसरी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करती है तो वह B2B के अंतर्गत आता है। जैसे एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि भाई मारुति सुजुकी अगर MRF कंपनी से टायर खरीदती है तो उनके बीच में कौन सा सेगमेंट होगा? आप ध्यान दीजिएगा, एक कंपनी क्या है आपकी? मारुति सुजुकी, और दूसरी कंपनी क्या है? MRF। मतलब वो क्या कर रही है? अपने टायर को बेच रहा है ना। मतलब भाई MRF क्या है? टायर बेचता है और मारुति सुजुकी टायर खरीद रही है ना। बिना टायर के गाड़ी नहीं चलनी है, और अगर भाई गाड़ी वाले टायर नहीं लेंगे तो टायर बनाकर ये क्या करेंगे? तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो यह B2B के अंतर्गत आता है। B2C में क्या है? जैसे आप देखते हो Amazon, बिजनेस टू कंज्यूमर, है ना, जहां पर कंपनी सीधे अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करती है, वह B2C कहलाता है। क्लियर? जहां पर भी दिक्कत है आप पूछ लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। कंप्यूटर में दो या दो से अधिक कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस होती हैं जो डेटा और प्रोग्राम शेयर करने के लिए कनेक्टेड होते हैं। बताइए, कंप्यूटर में दो या अधिक कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस होती हैं जो डेटा और प्रोग्राम शेयर करने के लिए किससे कनेक्ट होते हैं? नेटवर्क से, सिस्टम से, वर्क स्टेशन से या डिवाइस से? बताइए किससे कनेक्ट होते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा? नेटवर्क। नेटवर्क से ही जुड़े होते हैं, नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट को सेव करने की शॉर्टकट की। द शॉर्टकट की फॉर सेविंग ऑटो टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज Ctrl+F3। बताइए क्या Ctrl+F3 का उपयोग इस कार्य के लिए करते हैं? ट्रू या फॉल्स? चलिए राइटर ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है।
यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमने ओपन कर लिया। लिब्रे ऑफिस राइटर आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। जैसे आप उपयोग करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क का, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और ये आपका क्या है, डॉक्यूमेंट प्रोग्राम। अब यहाँ पर टूल में देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ऑटो टेक्स्ट का। जूम कर लेते हैं। ऑटो टेक्स्ट क्या है शॉर्टकट की, Ctrl+F3, मतलब बिल्कुल सही है। ऐसे ही थ्रेजर्स के लिए Ctrl+F7, स्पेलिंग के लिए F7 और ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के लिए Shift+F7 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू है। अब नेक्स्ट, किस प्रकार के ट्रांजैक्शन में यूटीआर नंबर जनरेट होता है ना, बताइए किस प्रकार के ट्रांजैक्शन में यूटीआर नंबर जनरेट होता है। मतलब कौन सी पेमेंट करोगे, किस प्रकार से पेमेंट करोगे तो यूटीआर नंबर जनरेट होगा, आरटीजीएस, नेफ्ट, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहां पर आरटीजीएस और नेफ्ट की बात हुई है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, है ना। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है आरटीजीएस का फुल फॉर्म। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, याद रखिएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है नेफ्ट का फुल फॉर्म। आरटीजीएस का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और आरटीजीएस के माध्यम से कोई पेमेंट करते हैं या नेफ्ट के माध्यम से कोई पेमेंट करते हैं तो वहां पर यूटीआर, यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोबोट से संबंधित है, तो ऑलरेडी यहां पर राइट आंसर टिक है। मल्टी फंक्शनल, मैनिपुलेटर और प्रोग्रामेबल, ये दोनों रोबोट से संबंधित है, तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है, बताइए। वर्ड काउंट का ऑप्शन किस मेनू में है, एडिट, टूल्स, फॉर्मेट या फिर विंडो। तो यहां पर देखिए राइटर ओपन है, राइटर में जाते हैं टूल्स में, तो यहां पर आप देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहीं पर आपको मिलता है वर्ड काउंट का भी ऑप्शन, कहां पर, टूल्स मेनू के अंतर्गत। किस मेनू में, टूल्स मेनू में वर्ड काउंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब नेक्स्ट, पहले यहां पर राइट आंसर को टिक कर देते हैं, टूल्स। रोटेट शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब क्लिप आर्ट इमेज में चेहरों की दशा बदल जाती है। रोटेट is the terms used when the direction of faces in a clip art image is changed. True या false? सही बात है, किसी चीज को रोटेट आप तब करोगे जब उसका जो डायरेक्शन है, फेस का डायरेक्शन है, वो चेंज हो जाएगा तब। तो बिल्कुल सही बात, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क का वैध ऑपरेटर प्रकार नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑपरेटर टाइप ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क, अर्थमेटिक, कंपैरेटिव, टेक्स्ट या रेफरेंशियल। बताइए कौन सा वैलिड ऑपरेटर टाइप नहीं है। तो अर्थमेटिक भी है, कंपैरेटिव भी है, टेक्स्ट भी है, लेकिन लास्ट ऑप्शन ये नहीं है। तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, यह वैलिड ऑपरेटर टाइप नहीं है। अब नेक्स्ट, रिप्लेस कमांड की सहायता से निम्न में से क्या बदला जा सकता है, मार्जिन, पेपर साइज, कलर, पेपर सोर्स लेआउट या फाइल का नाम, या ए और बी दोनों। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, रिप्लेस। रिप्लेस कमांड की सहायता से मार्जिन, पेपर साइज, कलर, पेपर सोर्स, लेआउट। वैसे रिप्लेस के द्वारा तो अगर आप देखें
तो अधिकतर क्या है कि आप टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर मार्जिन, पेपर साइज, कलर, पेपर सोर्स, लेआउट, ये तो आप कर सकते हो पेज लेआउट के माध्यम से। यहाँ पर मिलता है पेज सेटअप का, यहाँ से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर ए और बी दोनों करते हैं, क्योंकि हम इस फंक्शन के माध्यम से ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, फाइल का नेम नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल कॉपी करना अपलोडिंग कहलाता है, फॉल्स या फिर ट्रू? बताइए। इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल कॉपी करना क्या अपलोडिंग कहलाता है? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सेकेंड इज ट्रू। अब नेक्स्ट, यूनिक्स सेल डॉट डॉट और डॉट डॉट भाषा दोनों है। यूनिक्स सेल इज बोथ डॉट 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 एंड डॉट डॉट लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग एंड इंटरप्रेटर लैंग्वेज, हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज, इंटरेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव, या इंटरप्रेटर एंड एग्जीक्यूटिव? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यूनिक्स सेल आपकी स्क्रिप्टिंग और इंटरप्रेटर दोनों लैंग्वेज है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आरटी लाइनेक्स, पाम ओएस, क्यूएनएक्स या वीएक्स वर्क? बताइए कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सेकेंड, पाम ओएस। ठीक है। अब नेक्स्ट, पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर, आल्ट प्लस इंटर, या नन ऑफ दिस? बताइए पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है? पेज ब्रेक मतलब जहां से भी आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं उसे क्या कहते हैं, शॉर्टकट की क्या उपयोग करते हैं? तो देखिए जैसे यहाँ पर आप लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग करते हैं, यहाँ पर हमने dt लिखकर F3 प्रेस किया, एक पैराग्राफ यहाँ पर आ गया। इंसर्ट पे जाते हैं तो पहला ऑप्शन आपको मिलता है पेज ब्रेक का। तो क्वेश्चन में CCC एग्जाम में पूछा था कि पेज ब्रेक का ऑप्शन किस मीनू में मिलता है? तो इंसर्ट मीनू में मिलता है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है पेज ब्रेक। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से पेज को ब्रेक करना है, हमने कर्सर रखा और फिर इंसर्ट पे गए, पेज ब्रेक पे हमने क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि वहां से पेज ब्रेक हो चुका है ना? ये इतना फर्स्ट में, और जहां से हमने ब्रेक किया वो सेकेंड पेज में आ गया है। तो राइट आंसर कंट्रोल प्लस इंटर, शॉर्टकट की कहां पर मिल रही है ऑप्शन आपको? इंसर्ट मेनू में। अब नेक्स्ट, मेघदूत क्या है ना? मेघदूत का मतलब क्या है बताइए फटाफट। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉल सेंटर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? एक चीज तो कंफर्म है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है ना, क्योंकि सब में वही दिया गया है। तो जैसे आपने सुना है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, बहुत सारे लोग जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है मतलब जिस चीज को पूरे विश्व में क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जाना जाता है, उसे ही अपने देश में मेघदूत का नाम दिया गया। मींस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट, ई स्कैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ई स्कैन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एंड्रॉइड, विंडोज, एंटीवायरस या फिर माइक्रोसॉफ्ट? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ई स्कैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ई स्कैन आपका माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है, ऑप्शन डी इज राइट। मतलब माइक्रोसॉफ्ट में आपको ई स्कैन का उपयोग करना चाहिए, ये इसी के लिए डेवलप किया गया है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? .odt, .ods,
.odp या .rtf? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए .ods भी है आपका, .odt भी है आपका, है ना, .odp भी है, लेकिन .rtf नहीं है। और पूछा कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर .rtf। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। सॉरी, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है। क्वेश्चन हमारा दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस, यूडीपी, आरएआरपी, एफटीपी या टेलनेट? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा टेलनेट। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रथम फ्लॉपी डिस्क कब बनाई गई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क मेड? 1980, 1990, 1984 या 1960? पहली फ्लॉपी डिस्क कब बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1960, 1960। अब नेक्स्ट, एक निर्देशिका के अंदर अन्य निर्देशिकाओं का होना संभव है। इट इज पॉसिबल टू हैव अदर डायरेक्टरीज इनसाइड अ डायरेक्टरी, मतलब एक डायरेक्टरी के अंदर अन्य डायरेक्टरीज का होना पॉसिबल है, फॉल्स या फिर ट्रू। कई सारे क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में आपको ऐसे ही मिलते हैं, जहां पर फर्स्ट ऑप्शन में फॉल्स और सेकंड में ट्रू, कभी कभी फर्स्ट में ट्रू सेकंड में फॉल्स। तो इसको थोड़ा सा केयरफुल आप करना। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर्स बनाने की सुविधा देता है। बताइए क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर्स बनाने की सुविधा देता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट टाइम पे अगर आप देखें तो सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वर्तमान समय का सबसे फेमस, सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, ये मल्टी यूजर्स बनाने की सुविधा देता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, नेटवर्क की भौतिक या तार्किक व्यवस्था क्या कहलाती है? टोपोलॉजी, राउटिंग, नेटवर्किंग या फिर कंट्रोल? फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क इज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के नाम से उसे जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क प्रोटोकॉल व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल इज वाइडली यूज्ड? टोकन रिंग, टोकन बस, ईथरनेट या नन ऑफ दीज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल्स इज वाइडली यूज्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईथरनेट। अब नेक्स्ट, मैक एड्रेस में कितने बिट होते हैं? 32 बिट्स, 48 बिट्स, 64 बिट्स या 128 बिट्स? अब मैक का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा आता है कि मैक का फुल फॉर्म क्या है। तो मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है, और यह 48 बिट्स का होता है ना। ऑप्शन बी इज राइट।
यह आपका मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस होता है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब नेक्स्ट, करेंसी नोट में क्या लिखना प्रतिबंधित है? राजनीतिक संदेश, धार्मिक संदेश, व्यक्तिगत संदेश या उपरोक्त सभी? बताइए, करेंसी नोट में क्या लिखना प्रतिबंधित है? तो देखिए, करेंसी नोट में कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, ना राजनीतिक संदेश, ना धार्मिक संदेश, ना व्यक्तिगत संदेश, मतलब आपको पेन भी उस पर नहीं चलाना चाहिए, कुछ भी नहीं लिखना, मतलब कुछ भी। प्रेजेंट टाइम पर तो कलर भी नहीं लगना चाहिए, अलग से अगर कलर लग जाता है तो वह वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, जो क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो पीडीएफ के रूप में, तो आप abhaexcel.com को विजिट करिएगा, ब्लॉग के सेक्शन पे क्लिक करिएगा, ट्रिपल सी पर क्लिक करके ट्रिपल सी क्वेश्चन पर आप क्लिक कर देंगे तो ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर टेलीग्राम का भी लिंक मैंने दे रखा है, तो टेलीग्राम चैनल को विजिट करेंगे तो वहाँ पर भी आपको इसका क्विज और पीडीएफ दोनों अवेलेबल मिल जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।